चलो आज के वीडियो में देखते हैं अपन आगे की क्लासेस फॉरेंसिक्स वाली। तो मेरे हिसाब से ये हो गया था अपना एनालाइजिंग, इरेजिंग, रिकवर डाटा, साइबर क्राइम मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट ऑफ लॉ। ये हो गया था मेरे हिसाब से। अपन यहाँ से चालू करते हैं फिर से। ओके, टेक अ लुक, लेट्स टेक मी टू द पेज। हाँ, तो यहाँ पे अपन चालू करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अपन को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक नहीं बोलूँगा मैं, अगर आप फॉरेंसिक में आ रहे हो तो आपको एडवांस लेवल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नेटवर्क के बारे में और भी अदर फील्ड्स हैं, वेब के बारे में पता होना चाहिए, क्रिप्टोग्राफी, हैश, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। जैसे वेब एप्लीकेशन हो गया, अच्छे से समझा ही देता हूँ। क्रिप्टोग्राफी। स्पेलिंग पे थोड़ा खड़े आना भाई, स्पेलिंग गलत हो सकता है मेरा। फर्स्ट हो गया वेब, सेकंड हो गया क्रिप्टो, थर्ड हो गया हैश, हैश, नेटवर्किंग, ए प्लस, सेक प्लस, इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट मीन्स क्या? अपन के पास होता है फोर्थ ऑप्शन, राइट ब्रोकर, राइट BLOCKER ब्लॉकर। ये एक हार्डवेयर डिवाइस रहता है जो हार्ड डिस्क SSD से डाटा को जब अपन किसी दूसरे हार्ड डिस्क में, एविडेंस वाले हार्ड डिस्क में बिट टू बाइट कॉपी करते हैं, जिसको एक्विजिशन कहते हैं अपन। ये नॉर्मल कॉपी से भी एडवांस कॉपी होती है। ये इसको कॉपी नहीं बोला जा सकता, इसको एक्विजिशन बोलते हैं अपन। इसके बारे में आगे वीडियो पे अपन समझेंगे। उस टाइम पे ये हार्डवेयर डिवाइस काम आता है, ये हार्डवेयर डिवाइस उस टाइम पे काम आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ की नॉलेज जो है वो अपन को होनी चाहिए एडवांस लेवल पे। यहाँ पे भले बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स लिखा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, अपन को एडवांस लेवल पे ही चाहिए। क्योंकि अगर कोई फॉरेंसिक में अपनी करियर बनाना चाह रहा है तो करियर बनता ही नहीं है। आप कभी, आपके पास कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा, जैसे इंस्टेंस रिस्पॉन्स के बारे में। ये देखो, अब ये नहीं है, इस स्लाइड में है कि नहीं? हाँ, ये देखो, ये है। चलो ठीक है, आगे इस पे बात करेंगे। तो आपको डायरेक्ट ये जॉब नहीं मिलेगी। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जॉब डायरेक्ट नहीं मिलती है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। वो एक्सपीरियंस आप कहाँ से गैदर करोगे, कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, वो देखते हैं। तो कुछ जॉब टाइटल्स होती है इस फील्ड में। अपन घुसते हैं तो पहला अपना टाइटल काले कलर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको कलर को चेंज किया जाए। ब्लैक की जगह अपन यूज़ करते हैं ग्रीन। ओके, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। ये एक फैंसी टर्म अभी मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा है। जो भी लोग हैं वो कोर्सेस निकाल रहे हैं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बन जाएंगे आप, ये वो दुनियादारी। तो भाई पहली बात, रुक जाओ। तुम वहाँ 30-40 हज़ार रुपये दे के भी अगर तुम कोई सर्टिफिकेशन करते हो तो भी क्या तुमको इस लेवल का जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, ये डार्क ट्रूथ है। क्योंकि भाई तुमको फॉरेंसिक के बारे में बस नॉलेज हुआ है, एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर तुम इन्वेस्टिगेट पहले से नहीं किए हो तो तुमको कोई क्यों रियल लाइफ केसेस हैंडल करने देगा? कोई मर्डर केस तुमको क्यों मिलेगा अगर तुम फ्रेशर हो, अभी एग्ज़ाम दे के बस जॉब पाए हो? तो ये चीज़ समझ लो बहुत अच्छे से कि जो फॉरेंसिक्स की जॉब हो वो बेसिक जॉब नहीं होती है, एडवांस लेवल जॉब होती है। अब इसमें और भी आते हैं इंस्ट्रक्टर का क्या काम रहता है? पढ़ाने का। तो इसको छोड़ ही दो। एनालाइज, ठीक है। अपन जैसे नेशनल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो एनालाइज करते हैं, उसकी काफ़ी सारी जॉब्स आती है, पर सब 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस मांगती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका
चांसेस नहीं हैं। अब मैं बता रहा हूँ हर जगह नहीं है करके जो टाल रहा हूँ, उसके लिए एक बढ़िया सा उपाय भी बताऊँगा कि कहाँ आपका बन रहा है। और एग्ज़ामिनर में आप फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, पर आफ्टर 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप एग्ज़ामिनर बन सकते हो। इसी काउंसिल में एग्ज़ामिनर की जॉब मिलती है, रेड हैट में भी मिलती है, और भी दूसरे दूसरे जगह प्लेटफॉर्म्स जो है ऑनलाइन, उस पर रिमोट एग्ज़ामिनर की जॉब मिलती रहती है। और ये हर 6 मंथ या 7 मंथ में हायर करते हैं। आपको ये जॉब 1 साल के एक्सपीरियंस में मिल जाएगा, ठीक है, फोरेंसिक्स की। इंसिडेंस रिस्पॉन्स एनालिस्ट, ये है मेन। अगर आप आते हो फोरेंसिक्स के फील्ड में तो ये आपकी पहली सीढ़ी होगी, जिसके बाद आप दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ोगे, फिर चौथी सीढ़ी, फिर सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते ही जाओगे, ठीक है। तो जो ये जो बेस सीढ़ी है ना, वो ये है इंसिडेंट रिस्पॉन्सर, आईआर बोलते हैं इसको। और इसको बहुत जगह अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, सिस्टम मैंने मॉनिटरिंग के नाम से भी बोलते हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम क्या होता है, मैं बेसिकली एकदम आराम से समझाता हूँ। देखो भाई, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, आपको अच्छा लगता है तो आप देखो, नहीं लगता है तो मत देखो। पर मैं एक एक चीज़ को डेप्थ में बताने का ट्राई करता हूँ, जिसके चक्कर में वीडियो लंबी बन जाती है। 2x में देखो, कोई इशू नहीं है, पर देखो भाई। तो इंसिडेंस रिस्पॉन्स में कुछ भी आपको जो जॉब मिलती है वो इस प्रकार से होती है कि आपको एक सिस्टम दे दिया गया रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एकदम बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ मैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसका सिस्टम है, 4-5 ठो। ये आपको मॉनिटर के लिए इंसिडेंट रिस्पॉन्स की, आईआर की एक जॉब होती है, वो मिलती है। अब यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, इनमें से किसी सिस्टम में कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है या हो गया है, रैनसमवेयर अटैक हो गया है, ये वाले पीसी पे रैनसमवेयर अटैक हो गया है, या कुछ भी वायरल मालवेयर अटैक हो गया, तो इसको एनालाइज करने का काम जो करता है इन कंपनी, क्योंकि तुमको कंपनी हायर करेगी। इसके बाद आता है आउट कंपनी, इसके बाद में देखते हैं इन कंपनी। देखते हैं पहले इन कंपनी में क्या होता है। जो आईआर रहते हैं, जो सिस्टम मॉनिटर करते रहते हैं 24/7 अकॉर्डिंग टू वर्कलोड एंड वर्क एक्सपीरियंस जो भी है अपना, उस हिसाब से इसके भी L1 L2 L3 कुछ फेजेस होते हैं, लेवल्स होती है, तो वो अलग अलग लेवल पे अपना अपना काम करते हैं। तो इन लोग का काम ये रहता है सिंपल सा, कि ये जो मलवेयर अटैक हुआ है या रैनसमवेयर अटैक हुआ है, इन लोग बिना आउटर हेल्प लिए, बिना इसके हेल्प लिए, इन लोग अंदर ही अंदर सॉर्ट आउट करते हैं, उसको निकालते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको रोकते हैं। उसके लिए मतलब कोई दिक्कत होता है तो कैसे सॉल्व है, और ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि भाई ये फिशिंग अटैक है, इससे ऐसे बचते हैं। किसी भी इस लिंक को बिना वेरीफाई किए ओपन ना करो, और देखो उसके सोर्स कोड कि वो सही मेल से आए हैं कि नहीं। अभी हैकर्स इतने एडवांस हो गए हैं कि कंपनी के मेल से भी मेल भेज सकते हैं। वो एक बग होता है, वो उसके बारे में बग हंटिंग के क्लास में अपन बात कर चुके हैं पहले भी। आई थिंक वीडियो डली है कि नहीं मेरे को याद नहीं है, बाकी बात कर चुका हूँ मैं। तो वैसे भी कुछ चीज़ें होती है जो आपको जेन्यून लगेगी पर जेन्यून नहीं होती है, तो ये सब को हैंडल करने का काम होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का और सिस्टम मॉनिटरिंग का काम, ठीक है। इसका अपन को 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है, तब कहीं जाके आप यहाँ से इसमें जाओगे, इसमें से इसमें जाओगे रियल लाइफ में। ये नहीं कि आप एक डिग्री कर लिए हो और अब बन गए हो, ऐसा नहीं होता है भाई। सब चीज़ का एक टाइम होता है, और ये जितने मार्केट में सब चल रहे हैं ये सब आपको मतलब बस लूटने का काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग लेने के बेसिस पे जा रहे हो तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ही अच्छे हैं, आप कहीं से भी कर सकते हो। पर अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मेरे को ये करना ही है आगे फ्यूचर में, तो पहले आप देखो कि उसकी जॉब्स
फ्रेशर्स की कैसे मिलती है, किस फील्ड में मिलती है, कितना एक्सपीरियंस मांगता है, क्या क्या वर्क डन करना पड़ता है आप लोग को। मतलब छोटी से छोटी चीज़ें आप लोग को देखनी चाहिए। कुछ भी चीज़ें अपन कर रहे हैं तो डायरेक्ट उस पर नहीं घुसना चाहिए भाई। अंधा भरोसा तो कभी नहीं करना चाहिए। यही चीज़ मैं बोल रहा था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा मार्केट में ये बढ़ चुका है, ये सीन हो ही रहा है सबके साथ, तो कोई इसको मना भी नहीं कर पा रहा है। अब देखते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज अपन को इसकी होनी चाहिए भाई। पहले ही अपन इस चीज़ के बारे में मतलब घूम फिर के हम लोग हर बार एक ही टॉपिक पे बार बार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है। एडवांस टॉपिक है फॉरेंसिक्स। देखो इसके प्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। पेन टेस्टिंग आनी चाहिए, मलवेयर एनालिसिस आनी चाहिए, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, आपको ये सब की नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ ना, जैसे हालांकि आपको पेन टेस्टिंग तो पता ही होगी। पेन टेस्टिंग का एक जॉब होता है जिसको लेने में ही आपको मतलब अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है, तो आपको इसका नॉलेज चाहिए 1 साल का। मलवेयर एनालिसिस एक हार्ड लेवल करियर पॉइंट है, बोल सकते हो कि मलवेयर कहाँ से आया, कैसे रन हुआ। सम टाइम मलवेयर आ गया है, अगर आप उसको सर्वर से डिस्कनेक्ट नहीं करते हो तो हैकर उसको ऑटोमेटिक मलवेयर को डिलीट कर देता है, जिससे पता भी नहीं चलता कि किसी मलवेयर की वजह से ये पूरा कांड हुआ था। मतलब जो भी केस हुआ रहेगा वो मलवेयर के ज़रिए हुआ रहेगा, वो भी पता नहीं चलता है। तो जैसे भी इंसिडेंट रिस्पॉन्डर किसी भी सिस्टम या किसी भी के पास जाते हैं, कंप्यूटर के पास, अगर वो चालू है तो उसका मेमोरी एक्वायर करके उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट से। देखा जाता है कि किस टाइप का केस है, उसको कैसे हैंडल करना है, सबकी अलग अलग प्रोसेस और वो होती है, तरीका होता है। अब फॉरेंसिक करियर पाथ पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जैसे कि बताया था, करियर पाथ इसमें बहुत हार्ड है जॉब पाना। फिर वही ये क्या है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का है। ओके, ये एक स्लाइड शायद नीचे आ गई है मेरे से गलती से। रिकवरी का पार्ट है, अंत लेवल तक रिकवरी कब की जाती है। जैसे भी अपन एक हार्ड डिस्क, फिर से एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ओके, सपोज़ ये एक हार्ड डिस्क, अरे ये भाई सॉरी, ये एक हार्ड डिस्क है। कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा भाई। ओके, ये एक हार्ड डिस्क है, ठीक है। पहले चेंज कर भाई, इसको भी चेंज कर, डिलीट डिलीट डिलीट। ओके, ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा। ये क्या बकर है भाई, इरेज भी नहीं हो रहा है। व्हाट द हेक इज डूइंग रॉन्ग विद दिस। कोई बात नहीं, चलो उसको इग्नोर करते हैं, अपन अपने काम पे ध्यान देते हैं। स्लाइड तो चेंज हो ही जाएगा। ये हार्ड डिस्क है HDD, ठीक है। ये विक्टिम के कंप्यूटर से मिला है, वी लिख देता हूँ अभी विक्टिम। इससे कुछ डाटा डिलीट हुआ है, कुछ डाटा इनक्रिप्टेड है, कुछ डाटा करप्टेड है, और कुछ डाटा अवेलेबल है पहले से। तो भाई अगर तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो सबसे पहले अवेलेबल डाटा को चेक करो कि भाई इसमें अपन को एविडेंस मिल रहा है कि नहीं। DNC, ठीक है, एविडेंस मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है एविडेंस तो अपन जाएंगे डी रिकवरी, डिलीट डाटा रिकवरी फेसेस पे, इसको बोलते हैं रिकवरी, रिकवरी फेज। और अगर रिकवरी में भी अगर अपन को डाटा नहीं मिल रहा है, बढ़िया सा कुछ मिल गया, चलो 3 ठोक फोटोज़ मिल गए और एक PDF मिला, एक PDF मिला, पर PDF क्या है, इनक्रिप्टेड है। ओके ठीक है, इसको चेंज करके बताता हूँ, इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड। अब भाई स्पेलिंग पे मत जाना, फिर से बोल रहा हूँ, इनक्रिप्टेड है, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे भी बहुत सारी तरीके होते हैं इनक्रिप्टेड को बाईपास करने के। इनक्रिप्टेड को बाईपास करने के तरीके होते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक होता है, डिक्शनरी अटैक होता है,
और भी बाईपास अटैकिंग होती है पीडीएफ के लिए, जिससे अपन इनक्रिप्टेड डाटा को भी रिकवर करके देखा जा सकता है, उससे एविडेंस निकाला जा सकता है। ठीक है, अब एकदम लास्ट, ना आपको अवेलेबल में डाटा मिला, ना आपको डिलीट में डाटा मिला, ना इनक्रिप्टेड में मिला, आपको मिल रहा है डाटा रिकवरी में करप्टेड, करप्टेड डाटा मिल रहा है। क्या इसको एक्वायर करना आसान है, मतलब इसको रिपेयर करना आसान है? बिल्कुल नहीं भाई। इससे डाटा निकलता है, हाँ निकलता है, यस वी कैन डू। मतलब इसके हैक्स वैल्यू के साथ खेलना रहता है। इसके फ्रंट हेडर फुटर, जैसे वर्डप्रेस में मैं बोलूँ तो हेडर फुटर जो रहता है हैक्स वैल्यू में अलग अलग रहता है, उसको मैनुअल कार्विंग बोलते हैं। उसके चक्कर उसको यूज़ करके इस डाटा को रिकवर किया जाता है, और ये 100% रिकवर नहीं हो पाता है। सम केसेस हो जाता है, यस ये हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस नो, ये नहीं होता। और ये करना बहुत पेचीदा होता है। मतलब आप एकदम रिवर्स में एक फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा है। और अगर उसमें से एक बाइट भी इधर से उधर हो गया तो वो फाइल करप्टेड मतलब शो होगा, पूरा नहीं चलेगा, आधा रुक जाएगा। कुछ इमेज अपन रिकवरी में देखते हैं, डिलीट डाटा रिकवरी में, कि आधा फ्रेम दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा, तो भाई उसके नीचे खींचे कि हैक्स वैल्यू छिड़ा गई है, ओवरराइट हो गई है। ओवरराइट जो वर्ड है वो यूज़ होता है रिकवरी में, बाद में देखेंगे। सब रिकवरी फेजेस अभी है, अभी हार्ड डिस्क का बहुत बड़ा एक चैप्टर बचा हुआ है अपना, तो इसको आगे करते हैं। अब समझ जाओ रिकवर डाटा भी होता है। फिर से वही फॉरेंसिक इस ट्रेनिंग बिल्डिंग चेन ऑफ कस्टडी, नहीं ये नया है, ठीक चलो ये बढ़िया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं रूल्स क्या क्या हैं। कुछ नहीं है भाई, ये सब जो चीज़ें अपन यहाँ पे देख रहे हैं अभी, ये बोलने की चीज़ें नहीं है, ये करने की चीज़ें हैं। याद करने की नहीं भाई, ये प्रैक्टिकल करने की चीज़ें। आइडेंटिफाइंग द क्राइम, तुमको देख के पता लगाना है कि मतलब वहाँ के इन्वायरमेंट को देख के, ऐसा देख के नहीं कि भाई कुछ ना कुछ हुआ है, क्या हुआ है। मर्डर केस है, सुसाइड केस है, मर्डर केस है, सुसाइड केस है, चाइल्ड अब्यूज़ है, या पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स के, और भी। मतलब आप एक्स वाई डिज़ाइड मैं बोल नहीं रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हो किस टाइप के केसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस जो टाइटल अपन लेते हैं कि हाँ भाई ये मर्डर केस है, या मैं एकदम सिंपल सा सुसाइड और मर्डर केस में ही बताने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोगों को आसानी से पता चल जाते हैं, सुसाइड एंड मर्डर केस। ठीक है, अब गैदरिंग एविडेंस। अब भाई तुमको एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि हाँ भाई ये सुसाइड है, क्या पता ये मर्डर हो, पर इसको सुसाइड जैसा दिखाया जाए, इसलिए फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट की काम यहाँ पे चालू होता है, बोल सकते हैं। अपन इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं क्या से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, सीसीटीवी कैमरा से, फैक्स मशीन से। हाँ भाई, फैक्स मशीन से याद आया कि फैक्स मशीन अभी काम नहीं आती है, प्रिंटर अभी काम नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंटर में और फैक्स मशीन में डाटा नहीं रहता है। कभी कभी जो डाटा अपन को चाहिए रहता है वो प्रिंटर से भी एक्वायर किया जाता है, क्योंकि प्रिंटर पे भी स्टोरेज होता है, बहुत कम लेवल पे होता है, पर हाँ अभी के प्रिंटर पे होता है, क्योंकि वो एडवांस हो गए हैं। पुराने फैक्स मशीन में बहुत सारी बग्स थी, इसलिए बंद हुआ वो। बाकी फैक्स मशीन में भी होता है, बहुत सारे डाटा अपन को वहाँ से भी मिलते हैं, तो वो भी एनालाइज़ किया जाता है। और IoT डिवाइसेस के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। एप्पल वॉच यूज़ कर रहा है भाई, उसका A to Z लोकेशन से लेके हेल्थ से लेके मोबाइल के नोटिफिकेशन, कॉल लॉग्स, एप्पल सैमसंग वॉच कुछ भी यूज़ कर रहा है, नॉर्मल भी अगर कोई सभी वॉच यूज़ कर रहा है बॉट वगैरह का, तो उस पर लोकेशन
नोटिफिकेशन वगैरह अपन को सब मिल ही जाते हैं। तो यही काम आता है गैदरिंग एविडेंस में, यही सब एविडेंस होते हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं अपन, बिल्डिंग चेन ऑफ कस्टडी। भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, चेन ऑफ कस्टडी। फॉरेंसिक में इसका क्या काम भाई, यही मेन चीज़ होती है। चेन ऑफ कस्टडी एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पर एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें अपन जो भी काम करते हैं उसको प्रॉपर एक वे पे करते हैं जो पहले से बना हुआ है, और अपन उस लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि हमको लॉ फॉलो करना पड़ता है। कहीं भी अपन है वहाँ उस जगह का लॉ और एक्विजिशन का कोई प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें ये चेन ऑफ कस्टडी में पढ़ते हैं। एक एक चीज़ जो प्रोसेस अपन करते हैं शुरू से लेके आखिरी तक के, इंस्टेंट रिस्पॉन्स से गैदरिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एक्वायरिंग से लेके रिपोर्टिंग, कोर्ट हियरिंग, ये सारी चीज़ें जो भी आती है ये सब चेन ऑफ कस्टडी के अंदर आती है। तो इसको अपन एक सेपरेट वीडियो बना के उसको समझेंगे। एनालाइजिंग द एविडेंस, भाई इतनी सारी वीडियो तो मैं बनाया हूँ पर अभी डाला नहीं हूँ CTFs के। CTFs में क्या होता है, अपन एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को निकालते हैं और उसको एनालाइज ही करते हैं, एनालाइजिंग ही करते हैं उसको। और CTFs में जो CTF बनाया रहता है वो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कौन से सॉफ्टवेयर से ये क्या बोलते हैं, और जैसे कि ट्रेड करता है, ट्रेडर है तो कौन से सॉफ्टवेयर से ट्रेड करता है, ठीक है। और अगर ये कोई वीडियो मेकर है तो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, यूज़ में लेता है, ऐसे। तो ये सब चीज़ें अपन को कहाँ से पता चल रही है भाई, ये हार्ड डिस्क के अंदर डाटा सेव है, वो डाटा सेव को अपन अपन को कैसे पता चल रहा है कि कैसे क्या है, एनालाइज करने से। एनालाइज कैसे करते हैं, अगेन ये सब के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, अपन प्रैक्टिकल्स आगे देखेंगे, डोंट वरी, अभी बेसिक समझो। प्रेजेंट द एविडेंस, अब ये नहीं है कि भाई अपन एविडेंस फाइंड कर लिए हैं मर्डर केस का, सुसाइड केस का, कि हाँ ये सुसाइड ही था भाई, ये मर्डर केस था, ये मर्डर टाइप का दिख रहा है पर ये सुसाइड था क्योंकि सुसाइड नोट था। भाई सुसाइड नोट तो कोई और भी लिख सकता है, नहीं भाई उसी की हैंड राइटिंग थी, चलो ठीक है, ये मर्डर केस टाइप का दिख रहा था पर ये सुसाइड था, ये सुसाइड टाइप का दिख रहा था, ये मर्डर केस है। कैसे पता चला भाई, क्योंकि अपन डाटा एनालाइज किए, हाँ इसको कोई मिलने बुलाया था, इसके चाय में, ड्रिंक्स में कोई पिल्स डाल के इसको पिला दिया तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ। मैं स्टोरी कोई रखा नहीं हूँ, मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक के, ये सुसाइड को मर्डर टाइप का मर्डर है क्योंकि वो कुछ ड्रिंक करने गया था, किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया। तो भाई अपन को पता कैसे चला, क्योंकि ये जिस लोकेशन पे ये जाता है, जिस लोकेशन पे, जिस भी कैफ़े पे ये जाता है, वहाँ के CCTV कैमरे से हमको पता चला कि इसके ड्रिंक में कुछ ऐड किया गया था, ठीक है, जो कि पॉइजन था। और जो बंदा ऐड किया वो इस बंदे के बगल वाले टेबल पे हर दिन आके बैठता था, इसको देखता था कि ये क्या ऑर्डर करता है, कैसे करता है। ये सारी चीज़ें कैसे पता चली, इसके CCTV कैमरे से। तो ये क्या होता है, यही तो एक्विजिशन का, ये एविडेंस फाइंडिंग एनालाइज का पार्ट होता है। ओके ठीक है, इतना तक के समझ आ गया। अब प्रेजेंटिंग इतना सब चीज़ होने के बाद, ये मर्डर केस को सुसाइड बता दिए, सुसाइड केस को मर्डर बता दिए, ये सब चीज़ को अपन को इन लॉ कोर्ट के सामने, टेस्टिमनी के सामने, जो भी अपना चल रहा है उसके सामने अपन को प्रेजेंट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हुई है वो इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए कि नॉन टैग बंदा भी
बंदा ही लिख दिया क्या, बंदा भी समझ जाए। मीन्स जो जज होता है उसको साइबर इन्वेस्टिगेशन के बारे में नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, बेसिक नॉलेज होता है। और जो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, यहीं पे एक्सपर्ट्स का काम आता है। जो एक्सपर्ट्स बोल रहा था वो फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स होते हैं, लॉ की ध्यान में रख के सारे ये जो डाटा है उसको एनालाइज करके बताते हैं कि हाँ ये बंदा नॉन टेक के हिसाब से प्रिपेयर करके लाया है और ये सही भी है एविडेंस। और जो चीज़ आपको मिला है एक्विजिशन पे वो सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए जैसा ओरिजिनल फाइल था। अगर अपन उस पर ओवर राइट इन राइट करते हैं तो वो कोर्ट पे सबमिट नहीं होगा। मीन्स कोर्ट सीधा सीधा मना कर देता है कि भाई मैं तुम्हारा केस नहीं ले सकता। क्यों लूँ? क्योंकि उसकी जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन नहीं रही। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन देखेंगे। टेस्टिफिकेशन वही आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि MD5S है। MD, अरे माँ का, रुक जाओ भाई थोड़ा सा। MD, अरे यार बी लिख रहा हूँ। MD5S, जैसे अपन इसको एक हार्ड डिस्क को, ये हार्ड डिस्क से मान लो इसको एक्वायर कर रहे हैं, एक्वायर मशीन है ये अपना, यूफेड करके एक टूल यूज़ कर रहे हैं अपन, टूल यूफेड। इससे एक नए हार्ड डिस्क में अपन डाल रहे हैं डाटा, क्रिएट डाटा। तो भाई जो इसके जो हैश आ रहा है वही हैश इसका भी आना चाहिए एग्जैक्ट सेम। अगर इसमें कुछ फाइल डिलीटेड है तो यहाँ पे भी वो फाइल डिलीटेड होगी। अगर वो ओवर राइटेड है तो यहाँ पे भी ओवर राइटेड होगी। अगर यहाँ पे नहीं है ओवर राइटेड तो यहाँ पे भी ओवर राइटेड नहीं होगी। मीन्स इसमें अगर डाटा रिकवरी परफॉर्म करते हैं, कुछ डाटा अपन को मिलता है तो सेम डाटा अपन को इसमें भी मिलना चाहिए, इसमें ओवर राइट नहीं आना चाहिए। इसके ये सारे प्रोसेस को हेल्प करने के लिए, मतलब यूज़ करने के लिए राइट ब्लॉकर यूज़ किया जाता है। राइट ब्लॉकर ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसको यूज़ करते हैं डाटा एक्विजिशन के लिए, डाटा एक्विजिशन के लिए। ठीक है, तो ये भी हो ही गया एक तरीके से पूरा। मेरी पेन की नींब ख़त्म हो गई है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, दूसरा टॉपिक पे चलते हैं अपन। ओके, लेट्स वेट। कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, हाँ यहाँ पे आ गया अपन। विदाउट मॉडिफिकेशन एंड करप्शन। देखो हर जगह पे थ्योरी है इस पर बहुत ज़्यादा, मैं थ्योरी को स्किप नहीं कर सकता, तो शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। एक्विजिशन का अभी बताया था, अपन ने बात किया था। अरे भाई क्यों तू ऐसे तंग कर रहा है मेरे को? ठीक है, एक्विजिशन के टाइम अपन बात किए थे कि कोई मॉडिफिकेशन अपन को नहीं चाहिए रहता है और कोई करप्शन भी नहीं चाहिए रहता है। ये नहीं कि तुम हार्ड डिस्क को ही उड़ा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। वो एक एविडेंस है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, इसलिए उसका इमेज बनाया जाता है जिस पे हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर ये इमेज डैमेज भी हो जाता है तो ओरिजिनल एविडेंस अपने पास प्रिजर्व रहता है, जिसका फिर से इमेजिंग करके अपन फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं। ठीक है, पहला लाइन, ऑथेंटिकेशन दैट द रिकवर एविडेंस इज सेम एज द ओरिजिनल साइंस डेटा। हैश, जैसे अपन देखते हैं मेरे केस पे एक फ़ोटो पोर्नोग्राफी का, अबे यार सॉरी, इसको हटाते हैं अभी, मैं ज़्यादा ही केस में खो गया था। एक केस था, जैसे कि अपन कौन सा केस बताऊं, अपन एक वीडियो रिकवर करें जिसकी साइज़ 5 MB है। CCTV कैमरा की ये फुटेज है एंट्रेंस की, कि हाँ भाई वो बंदा यहाँ पे प्रेजेंट था और वो बोल रहा है कि मैं नहीं था मर्डर के टाइम पे। पर अगर ये ओरिजिनल फाइल इसका 5 MB का है और अगर अपन रिकवर में 4 MB ला रहे हैं तो क्या ये वैलिड है? नहीं भाई,
ये वैलिड नहीं है। अपन को एग्जैक्ट सेम चीज़ चाहिए हर जगह से, ताकि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन पे कुछ दिक्कत हो और जो एग्ज़ामिनर है, लॉ एग्ज़ामिनर है, एग्ज़ामिनर है, वो भी अगर इन्वेस्टिगेशन करे तो आपको जो 4 MB का चीज़ मिला है वो 4 MB का ही होना चाहिए। अगर 5 MB का मिला है तो 5 MB का ही होना चाहिए। डाटा एक्यूरेसी हैज़ होते हैं डाटा के बहुत सारे, अपने कुछ सिग्नेचर्स होते हैं वो सेम ही रहने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए। और ये लास्ट लाइन क्या कह रहा है देखते हैं। एनालाइजिंग डाटा विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है, ये तो सबको समझ आ ही गया होगा। चलो आगे देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन फेसेस, भाई ये बहुत लंबा जाने वाला है अपना। 1 सेकेंड में वीडियो का देख लेता हूँ कितना बड़ा वीडियो बन चुका है ये, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो तुम लोग देखोगे नहीं, कोई मतलब नहीं चुका है। कैसे किया जाए, इसको स्किप किया जाए क्या? चलो इसको स्किप कर देते हैं। फिर भी अपने पास ज़्यादा नहीं, 2-3 पेजेस है एग्ज़ामिनर, ये देख ही लेते हैं क्या यार, छोड़ो कल ही देखेंगे इसको। ज़्यादा एक बार में देखोगे तो बोर हो जाओगे फ़िलहाल, पर 2 घंटा देना चाहिए अगर आप फॉरेंसिक्स की पढ़ाई कर रहे हो तो। जिनमें डिजिटल फॉरेंसिक्स प्रोसेस, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग एंड नॉलेजेबल, देखो सारी चीज़ें में अपन फर्दर डिस्कशन कर चुके हैं। उसके पास स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब उसको किसी भी चीज़ का आइडिया होना चाहिए। हाँ भाई, आइडेंटिफिकेशन है उसके पास कि ये ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा, नॉलेज होनी चाहिए और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक टेक्नीशियन क्राइम सीन के लिए, ओके ठीक है। IR इंस्टेंट रिस्पॉन्डर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, जैसे भी मर्डर होता है तो मर्डर वाले सीन में जाके वहाँ से हार्ड डिस्क, फ़ोन, CCTV कैमरा, IoT डिवाइसेस जो गैदर करते हैं वो काम करते हैं। डिजिटल एविडेंस एग्जामिनर, डिजिटल एविडेंस, भाई ये लॉ फॉर्म वाले लोग के लिए रहता है। अगर आप टीचिंग करते हो तो भी ठीक है। लॉ फॉर्म में जैसे कोई से भी क्राइम आता है तो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो एग्ज़ामिनर्स होता है, वो एग्ज़ाम करके देखता है कि हाँ भाई तुम जो सबूत लाए हो वैलिड है कि नहीं। तो ये भी एक जॉब ही है बोल दो। अगर मैं इसको स्किप करके जल्दी में बताऊँ, सीजिंग, भाई ये बहुत लंबा जाने वाला है, इसको और देखते हैं अपन थोड़े देर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सीजिंग मेनली होता क्या है, फिर भी एक बेसिक ओवरव्यू पूरा बेसिक करके बता ही देता हूँ। सीजिंग में कुछ भी चीज़ अपन जाते हैं, कंप्यूटर सीज़ कर रहे हैं तो उसका भी कुछ प्रोसेस होता है सीजिंग का, वो सारी चीज़ें आगे अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लो भाई अगर और साइबर फोरेंसिक्स की वीडियो देखनी है तो, क्योंकि अपन बहुत तगड़े CTF सभी लाने वाले हैं, बस वेट करो थोड़े से। मैं तो वो सोचता हूँ कि अगले 5-6 वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ पूरा थ्योरी, फिर पूरा प्रैक्टिकल अपन भर के प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि थ्योरी में आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, बाकी थ्योरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए देख लेंगे थ्योरी भी थोड़ी सी, फिर प्रैक्टिकल तो अपना आता रहता है। बीच में 1-2 CTFs में डालते रहता हूँ और उसमें केस स्टडीज़ भी बताता हूँ कि भाई उस टाइम इन्वेस्टिगेटर का माइंड कैसे चल रहा होगा, क्योंकि मैं भी बहुत सारे CTFs में फंसा हूँ जिसका आंसर मेरे को अभी तक नहीं मिला और वो अभी तक पेंडिंग छूटा हुआ है वो। तो ठीक है, अब वो रिटायर होगी मशीन, उसके बारे में कोई ब्लॉग निकालेगा तो मैं देखूँगा कि भाई मैं कहाँ चूक रहा था, क्या गलती कर रहा था। तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो अगर आपसे जितना भी हो रहा है आप वो कर रहे हो तो उतना बहुत है, पर ये है कि कंसिस्टेंसी में करो, बढ़िया से सब हो जाएगा। चलो थैंक यू ब्रो, इतना देर तो रुके नहीं होगे तुम लोग, पर अगर गलती से रुक गए हो तो बढ़िया बात है भाई, तुम बहुत अच्छा करोगे आगे चल के, क्योंकि क्लासेस आगे की और भी बेहतरीन होने वाली है। मैं कुछ भी चीज़ एडिट नहीं करता हूँ करके, ये लेंदी वीडियो ही अपलोड होती है। फिर से बता दूँ, कोई सा भी वीडियो मेरा एडिटेड नहीं रहता है, एक तरीके से लाइव ही आप पढ़ रहे हो, ये भी हो सकता है।
मे बी फ्यूचर पे ज़्यादा लोग आए तो मैं लाइव क्लासेस ही लूँ, यूट्यूब पे ही लूँ, पर फ्री ही रहेगा वो भी, पर लाइव लूँ। लाइव में अपन को आमने सामने इंटरेक्शन होगा, आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे, मैं बताऊंगा वहाँ पे, ये भी बढ़िया से हो जाएगा। चलो ठीक है।